लोग सब गोटन एकदम में डिटिया भागलपुर सभे रउआ लगन का स्वागत करत हैं। 7 जनवरी 2022 पेपर 1 ईवीएस का प्रश्न दमदार वाला है। देखियो पहलकवे प्रश्न एकदमे कितने बेजोर वाला। लखनऊ रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी, देखिए दूरी दे दिया है और चाल निकालने बोल रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र होता है ना। तो दूरी बराबर 504 अब बटा 7 घंटा लेता है। 7 से भागा दीजिए, कितना निकला 7 सते 49 और 7 दूनी 14 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है मीटर में निकालने, मीटर प्रति सेकेंड। तो 72 को 5/18 से गुना कीजिएगा ना। क्यों? अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये जीरो कट गया, दोनों कट गया, ऊपर 10 बचा। 10 बटा 6×6 = 36। तो 2 से 18 बार में और 2 से 5 बार में 5/18 आया। तो यही हम बोलता हूँ कि 5/18 से ना दोस्त इसको गुना कर देते हैं छोटे वैल्यू से। 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो 20 निकल जाएगा डी नंबर उत्तर। मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, काहे नहीं बुझ रहे हैं? 1 नंबर नहीं मार दीजिएगा गलती से। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि कोई बच्ची एक्स पर है। चलिए ठीक, कोई बच्ची एक्स पर है, एक्स पर रहने दीजिए इसको। ये देखिए वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वो ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। ओ कहाँ है? एक्स के दक्षिण, दक्षिण माने नीचे। तो पहुंच गए ओ पर। 40 मीटर दूरी दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखिए 40 मीटर दक्षिण में। इसके पश्चात वह ठीक पूरब दिशा में, तो पूरब किधर होगा? इधर है ना होगा पूरब। 30 मीटर पर पहुंचती है। हाँ पहुंच गई कहाँ? 30 मीटर तय दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई आ गया, ये 30 मीटर है। तो वाई से एक्स की दूरी, वाई से एक्स की दूरी क्या हो जाएगी? तो ऐसे जैसे फिगर है ना, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। यदि त्रिभुज में देखिएगा तो यही वाला ना दूरी देखना है आपको। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका? ये 40। तो 40 का स्क्वायर करेंगे और प्लस, अब फिर 30 दिया है आधार, आधार का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 4 चौके 16, 1600 प्लस 3 तिया 9, 900 √अंडर। अच्छा पिछला वीडियो ना उसमें जोड़वे नहीं किए, डायरेक्टे हम निकाल दिए, माफ़ी चाहेंगे। वहाँ पर आपका उत्तर सी नंबर हो गया, वही 5 जनवरी 2022 वाला जो ईवीएस है। तो 1600 और 900 कितना? 2500 हुआ। जोड़ना है तब ना इसका रूट निकालना है वर्गमूल में। तो 5 × 5 = 25, 50 आ जाएगा। तो 50 मीटर दूरी हुआ ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है y के सापेक्ष x की दिशा। y कहाँ है? ये है ना y। तो y के सापेक्ष यानी ऐसे, तो यहाँ पर 4 खुट्टा खींचिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम और ये वाला पूरब, इधर वाला पूरब। तो ये आपका उत्तर हुआ, ये क्या हुआ? पश्चिम। तो यही वाला ना डायरेक्शन। तो उत्तर पश्चिम किस में है? उत्तर पश्चिम इधर है। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। बात बुझे? नहीं तो आइए ऑफलाइन कक्षा में, एकदम में 100 से मानचित्र वाला प्रश्न क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़िएगा। बढ़ गए? आगे में बेंच डेस्क ना है, चोटने लगा लीजिएगा। स्लॉथ के बारे में बोलता है। तो स्लॉथ वही बात है कि 17 घंटा सोता है उल्टा लटक करके। 1 सप्ताह में पोटी त्याग करने के लिए, मलमूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरता है। 40 वर्ष जिंदा रहता है। 5 साल तक एक वृक्ष पर रहता है जब तक कि पूरा पत्ता चट न हो जाए। तो टोटल जीवन काल में कितना? 8 वृक्ष।
एक अच्छा तैराक होता है, तैराक। चलिए, तो सलात 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन 50 वृक्षों पर। गलत। यह भी आपका सी नंबर सही है, 8 वृक्षों पर। सी नंबर आपका विकल्प उत्तर। नेक्स्ट कहते हैं जंगलों के ज्यादा कटने से निम्नलिखित क्या स्थितियां संभावित होंगी। जंगल ज्यादा डिफॉरेस्टेशन यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा। कहता है आसपास की जगह ज्यादा ठंडी हो जाएगी, ज्यादा ठंडी हो जाएगी। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। देखिए, वन यदि कट जाएं तो वर्षा जो है बहुत कम होगी, इस बात की तो गारंटी है। तो बी नंबर सही है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। रन ऑफ रेन वाटर, बहता हुआ वर्षा का जल मिट्टी को बहा कर लेकर के चला जाएगा। बहता हुआ वर्षा का जल। देखिए, पेड़ों की जड़ें क्या रखती हैं, मिट्टी को कस कर रखती हैं, थामे रखती हैं, पेड़ों की जड़ें, है ना। तो बहता हुआ जल जब भी वर्षा कभी होगी तो सारा मिट्टी को बहा के नदी तालाब पोखर में लेके चला जाएगा। यदि घास दुभरी पेड़ पौधा नहीं होगा तो होगा ना। तो सही तो है सी नंबर। भौम जल स्तर बढ़ जाएगा, भूमि का जल स्तर, वाटर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज। भौम जल स्तर बढ़ जाएगा, अरे घट जाएगा यार। ग्राउंड वाटर यानी पृथ्वी के अंदर का जो पानी है, वर्षा होबे नहीं करेगा, बताइए घटेगा नहीं है। बी और सी, डी नंबर आपका उत्तर होगा कि नहीं, जबरदस्ती नहीं पचाइएगा। हाँ, वन का उन्मूलन हो जाएगा, पेड़ पौधे काटना या जला देना, तो इससे क्या हो जाएगा ना, भूजल में कमी हो जाएगी, बाढ़, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये सब नुकसान होगा, जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन होता रहेगा, जलवायु मौसम में क्लाइमेट में चेंजिंग, वर्षा के जल स्तर में कमी आ जाएगी, मिट्टी वगैरह जो है ना बंधन में नहीं रह पाएगा, यानी जकड़ करके कौन रखता है, पेड़ पौधे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बंधन अत्यधिक कमजोर, और जिस कारण से बहा करके वर्षा का जल मिट्टी को अपने साथ ले करके चल देगा, यानी मृदा अपरदन जिसे कहते हैं, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। तो कहता है मृदा अपरदन हो जाएगा। जी हाँ, मृदा अपरदन होगा, मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाएगा वर्षा का जल। नेक्स्ट कहता है 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर पर 110 है। 1 सेंटीमीटर पर कितना है, 110। तो एक बार एक आमों के दाम 110, तो इतना आम का दाम तो 15.4 से गुना कीजिए ना 110 में। एमे कोची गप है, एमे कुछ है, कितना हुआ 1694.0, दशमलव कट गया 1694 इधर। और आपका पूछ रहा है क्या, सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर में दिया है, इधर किलोमीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर। तो 1694 को 1000 से भाग दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1.694, 1.694 सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अरे 1000 से क्यों भाग दिए दोस्त, ये सेंटीमीटर में न है, हाँ ये सॉरी ये मीटर में न है। देखिए 110 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से भाग दीजिएगा कि नहीं। यो कोई एकदम में लाल बुझक्कर वाला खेल चल रहा है जी। हाँ, देखिए मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी राज्य हैं। देखिए इधर आपका ये मिजोरम, ये देखिए 7 सिस्टर्स राज्य हैं ये इधर, और इसका एगो छोटा भाई सिक्किम इधर, और ये देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये मिजोरम है ना, ये मिजोरम। अच्छे से देखिए ना, बुझाया, प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है, गलत डायरेक्शन है, तो मास्टर ने डॉक्टर का चुनाव कीजिए, बात बुझे।
हाँ, मिजोरम यहाँ है, वही मिजोरम जहाँ चेराओ नृत्य होता है, जहाँ बांस नृत्य, बैम्बू डांस वगैरह होता है। लॉटरी खेती, टीन खेती, मिजोरम। तो इसका कहता है प्रतिवेशी 3 राज्य, यानी कि नेबरिंग स्टेट। अंग्रेजी में पढ़ लिया कीजिए जब ना समझ में आए तो दोस्त। तो इससे सटा हुआ कौन हो जाएगा? यस, डी नंबर, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। ये देखिए, त्रिपुरा ये सटा हुआ है, मणिपुर सटा हुआ है, असम आपका ये सटा हुआ है इससे, है ना। देखिए मानचित्र देखिए तो बढ़िया से बुझाया। बढ़े आगे, डी नंबर उत्तर हो गया। डी फॉर दुल्हा। आगे बढ़िए। कहता है भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स या जो भी हो या राज्य, पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत के विशेष लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी खेती निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल कितनी खेती, कितनी जमीन मिलेगी। लॉटरी खेती या टीन खेती। हाँ, ये कहाँ की बातें हैं साहब? लॉटरी खेती, टीन खेती, ये है मिजोरम की बातें। अभी तो हमने बताया, वहां पर ग्राम सभा लगती है लॉटरी के माध्यम से। बांस का बना हुआ बर्तन होता है, कप टाइप का बर्तन, और उसी में पर्चे डाले जाते हैं वहाँ के समुदाय के लोगों के। जिसका नाम पहले आएगा उसको उतनी खेती यानी जमीन दिया जाएगा खेती करने के लिए। किसके माध्यम से? टीन, एक ऐसा बर्तन जिसमें बीज को डाल दिया जाता है, और वह बर्तन वाला बीज जितनी जमीन पर बीज फैलेगा उसे एक टीन जमीन कहते हैं। अर्थात टीन क्या है? जमीन को मापने की मात्रक इकाई। हाँ जी, इसी को लॉटरी खेती भी कहते हैं। और यह पहाड़ी इलाकों में होता है, खास तौर पे 7 सिस्टर्स राज्यों में। कौन कौन से 7 बहन वाले राज्य हैं? पहाड़ी इलाके वाले, उत्तर पूर्वी एरिया में जो पाया जाता है। ट्रिक क्या है? एटीएम आना मम्मी। एटीएम अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, इसी प्रकार ए से असम। एटीएम आना मम्मी। तो 7 राज्य। चलिए दोस्त, यहाँ लॉटरी खेती होती है, यहीं पर स्थानांतरित खेती 4-5 प्रकार के फसल एक साथ लगाए जाते हैं, जिसमें धान सर्वाधिक रूप में, जिसे काट एवं दग्ध फसलों को, जो जंगल होते हैं उसे जला दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। बड़े बड़े बांस जो होंगे उसे काट दिया जाता है। बड़े बड़े बांस के संदर्भ में जो भी खरपतवार जला दिए गए, उससे जो राख निकला उसे छींट देते हैं, फैला देते हैं खेतों में। तो यहाँ पर रासायनिक खेती नहीं होती है ना। इसी को स्लैश एंड बर्न खेती, काट एवं दग्ध खेती कहते हैं। काट एवं दग्ध, धान की फसल सर्वाधिक रूप में। मिजोरम की बातें हैं। स्थानांतरित सीढ़ीदार खेती, बीज जब बोते हैं तो हल्का हल्का मिट्टी को हिला देते हैं, जैसे आप लोग खुरपी से हिलाते हैं ना, नेनुआ, झींगा वगैरह, कद्दू वगैरह बोने के लिए, उसी प्रकार ये लोग लकड़ी या हाथ से हिला करके बीज बो देते हैं। ये होता है। चलिए साहब, मिजोरम आपका उत्तर बी नंबर। नेक्स्ट, ग्राम सभा बैठती है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश में है? अब बताइए। नेपाल में सागर माथा कहते हैं इसे, और यही हमारा उत्तर है। सबसे ऊंची चोटी 8848, अब 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं। तिब्बत में कोमोलंगमा, पढ़ते भी होंगे चोमोलंगमा इंग्लिश में, कोमोलंगमा होता है। हाँ,
तो तिब्बत में भी कुछ भाग पाया जाता है, वहाँ भी फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का हिस्सा, नेपाल उत्तर होगा। कुमारी बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी रिवर्स किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उत्क्रमित करना या उत्क्रमणशीलता मतलब रिवर्सिबिलिटी, बदल पाना। तो जिसे बदला जा सकता है यह पूछ रहा है। तो हमारा मोम का घोल, इसे बदल सकते हैं आप लिक्विड में। मोम ठोस में होता है, लिक्विड बदल सकते हैं, और लिक्विड तरल में, तरल को ठोस में बदल सकते हैं, उत्क्रमित। अब बताइए, दूध से पनीर बन गया, पनीर से दूध बना पाइएगा? गाय के गोबर से बायोगैस, बायोगैस से फिर गोबर बना पाइएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, और परत से फिर पीओपी। मतलब एकमात्र बी नंबर जिसको आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, उत्क्रमण कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बी नंबर। बात बुझे कि नहीं? माने भौतिक परिवर्तन, मूल अवस्था को बदल सकते हैं, रिवर्जिबल रिएक्शन होता है। मोम को पिघलाकर घोल बना देते हैं, पुनः ठंडा करने पर वह पहले जैसा ठंडा यानी ठोस बन जाता है, यही तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखे हैं ना आप? हाथ टूटता है, पैर टूटता है, पानी वगैरह डाल दिया तो क्या होता है, वह ठोस हो जाता है। फिर उसको पीओपी बना पाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? नहीं ना। उसके बाद तो खत्म। बस यही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट। वाह वाह, क्या प्रश्न है। 70 नंबर कहता है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे विशिष्ट लक्षण पर विचार कीजिए। ए बी सी डी ई, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ठीक, देखिए, बरगद के वृक्ष के बारे में बोल रहा है। बरगद का वृक्ष, ये जैसे बरगद का वृक्ष है, ये जड़ें हैं, मुख्य जड़, ठीक, और यहाँ से भी शाखा निकलती, यहाँ से भी जड़ें निकलती हैं जो पिलर रूट होती हैं, यानी स्तंभ जड़। बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा लगभग 5-5 हजार वर्षों तक जिंदा रहता है, समझिए। तो बरगद को मूल रूप में बट, वही बौड़ पूजा, बट पूजा या वट पूजा, वट के नाम से जानते हैं। यह सपुष्पक, सपुष्पक वृक्ष है, फूल वगैरह भी खिलते हैं ना, देखा होगा आपने। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है, मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ना फाइकस बेंथालेसिस होता है। क्या नाम होता है? फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस। बरगद का कि मैंने विश्व में किस नाम से जाना जाता है, जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। इस वृक्ष से लटकती हुई जो शाखा होती है, हाँ, वो शाखा, ब्रांच, जड़ जैसी दिखती है, वास्तव में वो शाखा नहीं होती, जड़ें होती हैं, ठीक। ये जड़ें इसको खड़ा रहने में मदद करती हैं। इन जड़ों के द्वारा वृक्ष को मजबूती से खंभे जैसा सहारा मिलता है, स्तंभ जैसा। तो इसको क्या कहेंगे? स्तंभ जड़। और इसकी लटकती हुई जड़ें ना बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर एकदम घुस सी जाती हैं, ठीक। आपने भी देखा होगा, घर को भी चीड़ फाड़ करके एकदम जो है ना उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये मुख्य जड़ें हैं। आइए, तो वृक्ष की लटकती शाखा जैसी देखने में, वास्तव में उनकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। सही बात है, 1 नंबर आपका, 1 नंबर विकल्प सही हो गया। बी नंबर, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुना। अरे यार, ये तो रेगिस्तानी ओक के बारे में बोल दिया, 30 गुना गहराई तक जड़ जाती है, पानी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी वगैरह में पाया जाता है, जो उसके बारे में बोल दिया। ये बी नंबर गलत हो गया। कल हमने यूट्यूब में बताया हुआ है 5 तारीख वाला, 5 जनवरी वाले ईवीएस में भी रेगिस्तानी ओक के बारे में, और काफ़ी दमदार व्याख्या दी है दोस्त।
जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूती से खंभों की भांति सहारा मिलता है। ए सी सही है। डी, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। जड़ के द्वारा खाद्य खाने की सामग्री जो है ना स्टोर करके रखना। तो बताइए जड़ जो है ना खाना वगैरह भोजन वगैरह को स्टोर करके रखता है क्या? बिल्कुल नहीं। जड़ों का काम क्या होता है? कुछ जड़ें हैं जो खाना स्टोर रखती हैं, खाने की पूर्ति करती हैं, जैसे नेपेंथिस पौधा, घटपर्णी पौधा वगैरह, यूट्रिकुलेरिया, ड्रायोसेनिया पौधा। लेकिन जड़ों का जो सर्वाधिक जड़ें होती हैं वो खनिज लवण प्राप्त करती हैं, चूसती हैं। किससे? मिट्टी से। स्टोर करने का काम नहीं। कुछ वृक्ष के संदर्भ में हाँ, लेकिन बरगद जैसे वृक्ष के रूप में नहीं। इसीलिए यह विकल्प गलत। ई नंबर, बरगद लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना सही है। ए सी ई 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पहाड़ी इलाका है, हमारे बहुत वर्षा होती है, बर्फ भी पड़ती है, ठंड अधिक लदी। ये तो लद्दाख के बारे में कहीं ना कहीं बोल रहा है। हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। पत्थर या लकड़ी। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सब के बारे में। हाँ, हिमाचल प्रदेश दिया तो है, मनाली हिमाचल प्रदेश है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उत्तरी छोर पर स्थित एक नगर है मनाली। यह एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी होती रहती है, बर्फ वगैरह पड़ते रहता है। ठीक है, यहीं पर ग्लाइडिंग वगैरह जो है ना, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, स्कीइंग। यहाँ का घर कैसा होता है? पत्थर और लकड़ी से बना हुआ होता है, पत्थर लकड़ी से। और मनाली जो है ना ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है आपका मित्र आपकी कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ है। अब लीजिए, कमजोर दांत, हड्डी, फास्फोरस चाहिए ना जी, कैल्शियम चाहिए ना, तो विटामिन डी चाहिए बंदे को, है ना, विटामिन डी चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन कौन सा? सी नंबर देखिए कितना बेहतरीन है। हाँ, मिनरल्स की आवश्यकता होगी। दांत एवं हड्डी की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी से होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी आदि की कमी से होती है। तो यह जो है ना, दूध खाएगा, सब्जी खाएगा, पालक, फल, दूध, सब्जी, पालक, फल, हरी पत्तेदार सब्जी। अब कहता है नींबू में विटामिन सी। अब चावल आप जानते हैं थायमीन वगैरह, नियासिन, थायमीन। दाल, रोटी, तेल, अंडा, चावल, रोटी, यहाँ भी देखिए विटामिन ई वगैरह, अंडा। मतलब सबसे ज़्यादा दमदार उत्तर ना दूध, सब्जियां, पालक, फल होगा, जिससे पूर्ति होगी किसकी? फास्फोरस की, कैल्शियम की, साथ ही साथ विटामिन डी वगैरह की कमी जो है ना दूर हो जाएगी। सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। हो दादा, हम दादी का कहब हो, पूछ के एकदम बौड़ा दिया है। एकदम याद रख लीजिए दोस्त, हमने कई बार बताया हुआ है मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी ना कीट वर्ग का प्राणी होता है, कीट वर्ग का। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में ना एक रानी मक्खी होती है, और लगभग जो है ना पुरुष वाला मधुमक्खी नर वाला 100 से 200 होता है, और लगभग 8-10 हजार, 6 से 8 हजार लगभग मधुमक्खियां होती हैं फीमेल वाली। रानी मक्खी का काम न केवल अंडे देने का होता है, याद रखेंगे। रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडे देने का। और रानी मधुमक्खी ना एक दिन में लगभग 1500 से 1800 अंडे देती है। 1500 से 1800 अंडे एक दिन में। देसी रानी मधुमक्खी जो होती है ना,
वो देसी वाला, वो 700 से 1000 अंडे देती है। क्या सुने? जो इटालियन जाति का, इटालियन जाति का मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होता है। आपने जाना रानी मधुमक्खी का एकमात्र काम अंडा देना, तो 1500 से 1800। और जो भारतीय देसी वाला जो होता है वो 700 से 1000 अंडे देती है। इसका उम्र न लगभग, रानी मधुमक्खी का लगभग 2 से 3 वर्ष होता है रानी मधुमक्खी का। रानी मधुमक्खी के अलावा भी छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, काम करती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, है ना, जिसमें मेल भी करते हैं, फीमेल भी। अब बताइए, काम करने वाली मक्खी नहीं होगा तो छत्ता और शहद बन पाएगा नहीं ना। तो काम करने वाली मधुमक्खी अनिवार्य होगी। छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है, मोम वगैरह। नर मधुमक्खी का काम ना जोगवाड़ी करने का, छत्ते को रक्षा करने का काम होता है मुख्य रूप से। और फिर दूसरा काम शहद की तलाश में निकलना। 1 से 200, लगभग 150 से 200 नर मधुमक्खियां होती हैं और बाकी सब फीमेल होती हैं। जाकर के पराग की तलाश में निकलती हैं। पराग, शहद, रस की, फूलों के रस के तलाश में। जिसको मिल जाता है वो आती हैं, एक प्रकार का नृत्य करती हैं और नृत्य से पता चल जाता है, डांस से, कि इसको जरूरी बहुड़ैले है, पगलैले है, कुछ न कुछ पा लिया है, इसलिए उमता गई है। और सारी मधुमक्खियां उसके पीछे, सब जा जाके पराग लेते आते हैं छत्ते में, है ना, शहद। तो देखिए ना, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, सही बात है, नर वाले। कहता है प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं, गलत है। रानी मक्खी एकमात्र जिसका काम अंडे देने का। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, सही है, जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। ए सी सही मिल गया। यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन पाएगा, सही बात है, डी नंबर। ई नंबर, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी नहीं, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वे रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी। तो डी नंबर उत्तर, बी सी डी। ई नहीं लेना है। क्या बताया? नर मधुमक्खियां, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेल वाला, मोर मर्दवा वाला। बुझे? नहीं बुझे? छोड़िए ना। अच्छा, 2 से 3 वर्ष जिंदा रहती हैं रानी मधुमक्खी और बाकी मधुमक्खियां 40 से 50 दिन, याद रखें। और अपने जीवन काल में 1/4 चम्मच का शहद बना पाती है। नेक्स्ट, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो जानवरों में पाई जाती है, जैसे कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मधुमक्खियां, यानी कि मधुमक्खी। उसकी विशेषता चुनना है। तो कहता है शरीर के सल्कों से ढका होना। सल्क, अच्छा, मगरमच्छ में आपने देखा होगा फड़ वगैरह सल्क रहता है। क्या रहता है? सल्क वगैरह, स्केल्स से, नुकीला टाइप का देखे होंगे ना। सल्क से ढका रहता है क्या? नहीं। छिपकली में कहाँ सल्क वगैरह? बाज में? तो गलत हो गया ना। बी नंबर, भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। अब देखिए, कछुआ भूमि पर उभयचर होता है, एम्फीबियन। क्या होता है? भूमि पर और जल दोनों में रह सकता है। अजगर भी। अब बाज भूमि और जल दोनों में रह पाएगा नहीं ना, गलत हो गया, बी नंबर। सी, अंडे देना। अब देखिए, कछुआ क्या बताया था? जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बात को समझिएगा। जरायुज कौन होते हैं? विविपोरस कौन होते हैं? जरायुज, ओविपोरस। तो जो जिनके शरीर पर बाल होंगे, कान बाहर निकले होंगे, संतान जन्म देंगे, यानी स्तनपायी होंगे, ठीक, मैमल्स। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होंगे, शरीर पर फड़ होंगे या पंख होंगे, वे अंडोत्पादन करेंगे, अंडायुज कहलाएंगे। और जो संतान को जन्म देंगे, जरायुज। तो अब देखिए, ये सी नंबर दमदार उत्तर लगा, केवल सी। देखिए ना दोस्त, समझिए ना, कछुआ
शरीर पर बाल है नहीं ना, अंडा देगा। अजगर शरीर पे बाल है, कान निकला हुआ है नहीं ना, अंडोत्पादन करेगा। बाज भी पंख होता है, बाल नहीं होता है। छिपकली में भी वही बात, मधुमक्खी में भी वही बात, तो अंडे उत्पादन करेगा। और सी नंबर में कह रहा है ले एग्स, अंडे देता है, सही बात है। जहरीला होना, क्या बाज भी जहरीला है? कछुआ, कछुआ भी जहरीला है, सभी जहरीले थोड़े। अजगर चलिए ठीक है। और चलिए सी नंबर हमारा उत्तर, सी और डी नहीं ले लेना है कि जहरीला होता है। इन सब में जहरीला ये नहीं होता है। जहरीला क्या मतलब? विषैला, विष काट लिया मर गए। मधुमक्खी क्या को काटा है मरते हुए आपने देख लिया? यार फॉर्मिक एसिड होता है ये अलग बात है, लेकिन मरना, जहरीला, पॉइजनस, जहर का मतलब समझिए पहले आप, तब अपने डी नंबर नहीं लीजिएगा। सी नंबर उत्तर। अगला कहता है केचुआ के बारे में, अर्थवॉरम के बारे में, वही जोकटी। हाँ, जोकटी टाइप का रहता है ना, मिट्टी में देखे होंगे वर्षा वगैरह में निकलते हुए। तो ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। पोली यानी कि छेदनुमा हो जाती है, टनल्स बन जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी खाता है, मिट्टी ये पोटी निकालता है, तो पोली हो जाती है, सही बात है। ये मृत पत्ती यानी मरा हुआ पत्ता और पौधा को खाता है। किसको खाता है? मरा हुआ पत्ता और पौधा को। और इनके मल से मृदा उपजाऊ बन जाती है, मल यानी कि विष्ठा से। तो यह भी सही बात है हमारा। सड़ा गला हुआ पदार्थ, मिट्टी वगैरह, मिट्टी में मिले होते हैं, घास दूब, सड़ा गला हुआ पदार्थ को खाते हैं। और पॉटी यानी मल त्याग करते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। सी नंबर, ये अपशिष्टों को यानी वेस्टेज जो भी हैं उसको कंपोस्ट में बदल देते हैं, सही बात है। कंपोस्ट में, खाद में, जो हमारा खाद होता है, अर्थात कैसा खाद? जो प्राकृतिक खाद होता है। देखो की कही के, हाँ, तो जो प्राकृतिक खाद होता है, जो नेचुरल कंपोस्ट होता है, एक गड्ढे में सड़ा गला हुआ सब्जी का छिलका, केला का छिलका, फल के छिलके डाल दिए एक गड्ढे में, गोबर वगैरह को एकत्रित कर देते हैं, कुछ केंचुओं को उसमें छोड़ दीजिए, तो अपशिष्ट पदार्थ को, बेकार पदार्थ, फल, सड़ा गला पदार्थ, छिलका, पेड़ पौधों की पत्तियां, उन सबको सड़ा गला करके खाद में बदल देते हैं, कंपोस्ट में। सही हुआ ना? डी कहता है रासायनिक पीड़कनाशी, कीटनाशक अर्थात पेस्टिसाइड का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। करता है दोस्त, तो ई गलत। और डी नंबर में कहता है कंपोस्ट को बनाते हुए फैक्ट्री में बनते हैं। अरे यार प्राकृतिक रूप से बनता है, फैक्ट्री में थोड़े। ए बी सी हमारा उत्तर, मार दीजिए। ए बी सी ककरा में है? इनने देखिए सी नंबर विकल्प, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी, तो सी नंबर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े क्या? सी नंबर समझ गए? केचुआ ना बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में रेंगते हुए आपने देखा होगा। एनेलिडा संघ का प्राणी होता है, एनेलिडा। एनेलिडा जमीन में छेद बना देता है, जमीन को भुड़भुड़ा कर देता है, छेदनुमा बना देता है, यानी नमी आ जाती है मिट्टी में। जैसे खेत जुताई क्यों करते हैं, वैसे ही वो खेत जुताई कर देता है, जमीन को पोली बना देता है, मिट्टी को। केचुआ पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट की गहराई तक चला जाता है। हाँ, मरा हुआ पत्ता, मृत पत्ती पौधा को खाता है। इनके मल से ना मिट्टी उपजाऊ बनती है, समझिए ना। अपशिष्ट जो भी होता है, सड़ा गला पदार्थ, अपशिष्ट, छिलका, फल का कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। केचुओं को इसीलिए किसानों का मित्र, कृषकों का मित्र और भूमि की आंत कहा जाता है। आंत, मिट्टी का, भूमि का, जमीन का आंत, अतरी यानी इंटेस्टाइन। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ में भरपूर एक उत्तम और सस्ता जैव उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी क्या यार, केचुआ वगैरह वॉर्म्स इन है, वॉर्म्स, तो वर्मी कंपोस्ट, केचुओं से निर्मित कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट सबसे बेहतरीन, सस्ता और उत्तम जैविक उर्वरक होता है। बायो फर्टिलाइजर, जीव जंतुओं से तैयार जो होगा उसे जैव उर्वरक कहेंगे। मदद तो बहुत करते हैं दोस्त, आप भी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें।
दूसरे मित्रों की भी मदद किया करें। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन है, कितना कॉन्सेप्ट दे डाला, जरूरते नहीं है एकदम केन्हो पीएचडी होल्डर जावे के। डीटीए भागलपुर आपके हर विषयों को तंदुरुस्त फटाफट घपाक घपाक दिमाग में घुसा डालेगा। सोचने नहीं है चिंता फिकर करे के, रस्सी बांट के खावे के, एकदम में घी ओढ़ करके गेंडरा में पीजिए सीटेट का उत्तर वो रिजल्ट लेकर के। बढ़ते हैं 76 नंबर। कहता है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणाली, अर्थात कैसे, किसको कहते हैं बाल केंद्रित? तो बाल केंद्रित बच्चे की योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, लब्धि को मान्यता देना, सम्मान देना, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके पढ़ाना, गतिविधि आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड करके पढ़ाना, एक्सपेरिमेंट द्वारा। रोट लर्निंग गलत, ए सही है। पाठ्य पुस्तक आधारित गलत, क्या पाठ्य पुस्तकें भगवान है क्या? पाठ्य पुस्तकें 100% सही उत्तर देती हैं क्या? क्या पाठ्य पुस्तकें संपूर्ण होती हैं क्या? इसीलिए टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग नहीं होगा। डी नंबर कहता है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो सीखने के लिए विद्यालय जो होना है घर से, समाज से जुड़ा होना चाहिए। इस सीखने के लिए जो स्कूल है ना, घर और समुदाय की भागीदारी यानी इंटर्नशिप होनी चाहिए, घर से समुदाय से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ए और डी, और हमारा डी नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। बात बुझे? हाँ बुझे तो बुझे, नहीं तो जेठ सासों से पूछे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, पर्पस पूछा जा रहा है क्या? एक नंबर कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहन देना। सही बात है, लर्निंग बाय डूइंग करने का मौका दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए करने के लिए, एक नंबर सही। बच्चों को पर्यावरण समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, संवेदनशील बनाना, योग्य बनाना, बी भी सही है, एबल बना देना। सी, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन यानी नया कोई कॉन्सेप्ट करने के लिए संलग्न करना, अर्थात सक्रिय बनाना। क्या करना? संलग्न करना, इंगेज करना चिल्ड्रन टू क्रिएट न्यू नॉलेज। बच्चों को गतिशील बनाना, संलग्न करना, अंतःक्रिया करवाना, सहसंबंध करना, कोरिलेट, इंटरलिंक्ड। किस चीज के लिए? नए ज्ञान का सृजन, क्रिएशन करने के लिए। सी भी हमारा सही है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय, निश्चित नहीं, प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। क्या बच्चा रटंत विद्या या एकमात्र हूबहू शब्द सह कॉन्सेप्ट को लेगा तो अपना खोपड़ी, अपना मस्तिष्क कहाँ इस्तेमाल किया? एकमात्र एक निश्चित निकाय द्वारा। कहता है एक डिफिनिट टू ट्रीट चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ व्यवहार करना एज रिसीवर ऑफ अ फिक्स्ड बॉडी। किसी भी प्रश्न का उत्तर एकमात्र तरीके से। बच्चों में सृजनात्मकता कैसे आएगी मुझे बताइए? जब बच्चे अलग अलग रूप में तर्क वितर्क करेंगे, एक प्रश्न के उत्तर के रूप में अलग अलग दृष्टिकोण होगा, न कि एक मात्र निकाय। ए बी सी हमारा उत्तर 77 का ए, डी नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है, सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। आज भी तो हमने पढ़ाया, यस। कहता रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग। अरे विभिन्न प्रकार की मेथड को अपनाइए टीचिंग करने के लिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही, केवल पाठ्य पुस्तकें ही भगवान है, वही सब कुछ है, गलत। एकमात्र संसाधन। यह शिक्षण आधारित होता है यानी कि टीचिंग बेस्ड होता है। क्या पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्यों? यह शिक्षण यानी पढ़ाने के लिए ही बेस्ड होता है, आधारित होता है, अधिगम करने के लिए नहीं।
यानी विद्यार्थी के लिए नहीं, केवल शिक्षक के लिए होता है। यही तो गलत है। 1 नंबर हमारा उत्तर मिला। 1 नंबर मारे, आगे बढ़े क्या बताइए। कटिएटा बुचीटा नटीटा तटियो तकलीफ है ना, एकदम डालिए कमेंट्स में। हम हूं जिंदा झिंगा भात में, तू एकदम टेंशन नहीं लेना है, बात बुझे। हाँ, दोसर के मोर मेहरारू बहन जी लोग, अब भाई बा हमर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। ईवीएस सीखने के लिए 1 to 5 में कहता है चुनौती, चैलेंज। रटकर सीखना, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ लर्निंग। ये सम्मित आधारित सीखने का स्तर, मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ लर्निंग, यानी जिसकी मेमोरी जैसी उस आधार पर। अवधारणा का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा का डिटेल यानी कॉन्सेप्ट वगैरह का डिटेल देना, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। यही तो करने में एक शिक्षक को हम अच्छा शिक्षक बताएंगे, और यही करना मुख्य उद्देश्य होता है। यही चुनौती है जो कि सारे शिक्षक नहीं करवा पाते। क्या? अवसर देना। डायरेक्ट उत्तर लिखा देते हैं, चैप्टर पढ़ा दिया, बस उत्तर छपवा दिया। 90% जगह यही तो हो रहा है दोस्त। विद्यालयों में बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते शिक्षक, और यही करना चाहिए। चुनौती है यही शिक्षकों के लिए ईवीएस में, और यही हमारा उत्तर होगा, डी नंबर। नहीं बुझे? अरे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना मुख्य चुनौती होगा कि नहीं? बिना अवसर दिए हुए संज्ञान का, क्षमता का विकास होगा नहीं, तो पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। डी नंबर। अगला, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? देखिए ना, कहता है बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम वाद विवाद का प्रावधान। अब वाद विवाद का मतलब डिबेट, विचार विमर्श, चर्चा में शामिल करना। 1 नंबर सही है, होना चाहिए। चर्चा में शामिल करना चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक उत्तर देंगे, शिक्षक फिर प्रश्न पूछेंगे। बच्चे अपने तार्किकता को, क्रिएटिविटी, विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन को, सृजनात्मकता रचनात्मकता को समस्या समाधान के तौर पर तर्क वितर्क करके प्रकट करेंगे अपने विचारों को। तो समस्या के समाधान के लिए या कॉन्सेप्ट निर्माण के लिए वाद विवाद, विचार विमर्श, चर्चा में शामिल होना अनिवार्य है। 1 नंबर सही। बी नंबर, अनुभवात्मक सीखना। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? उनके अनुभवों के आधार पर। कैसे? प्री एक्सपीरियंस से जोड़कर। प्री एक्सपीरियंस, जैसे वृत्त पढ़ा रहे हैं, सर्किल, तो आप तुरंत बताइएगा ये सेंटर है, इसका सूत्र जो है ना पाई आर स्क्वायर होता है। अरे बच्चा पैसा देखा है, सिक्का देखा है, मम्मा का रोटी गोल गोल, घर का हुआ पहिया, घर का आया है, तो वो पूर्व अनुभव है। तो अनुभव से ना जोड़िए, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ए भी सही है। तथ्य और सूचनाएं, सही विकल्पों का चुन। स्टोरी, कहानियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही तो है पर्यावरण अध्ययन। बेटा, बहुत वर्षों पहले राजा महाराजा तरह तरह के जंगल को काट दिया करते थे। बेटा, चिपको आंदोलन हुआ करता था। दादी नानी नन्हा मुन्ना छठवा को, छटिया को गोदी में ले करके कहानियां सुना करके पर्यावरण अध्ययन, या शिक्षक कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ कर सकते हैं। सी नंबर भी बेहतरीन है। तथ्य और सूचना, देखिए फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, आपने फैक्ट को याद किया होगा, बिना रट्टा मार किए हुए नहीं होता है, इसलिए डी नंबर गलत। ए बी सी हमारा उत्तर, और किस विकल्प में है? सी नंबर में, सी उत्तर। आगे बढ़े। नेक्स्ट कहते हैं 81 कि उप विषय, उप प्रकरण, सब थीम। देखिए थीम 6 गो होता है, विषय क्या गो होता है? 6 गो। ईवीएस में 6 गो थीम है, 6 गो प्रकरण है। पहला क्या? परिवार एवं मित्र। दूसरा भोजन, फिर आश्रय, फिर पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। और पहला वाला जो परिवार एवं मित्र है, इसके अंतर्गत 4 गो उप थीम है।
पौधा है, जानवर है, संबंध है, खेलकूद है, तो पौधा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? पौधे। उप विषय, सब थीम पूछा जा रहा है, उप प्रक्रमण, उप प्रकरण, उप टॉपिक, सब टॉपिक। 82 82 देखिएगा, कहता है कि ईवीएस की सार्थक सीख यानी मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी, किन किन ऑप्शनों से? ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, विषयगत अर्थात बच्चों की जिंदगी से जोड़ करके, विषयों से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप में बाय ऑर्गेनाइजिंग ईवीएस कंटेंट थीमेटिकली, थीम से जोड़ करके, विषयानुकूलित या प्रसंगानुकूलित करके, संदर्भानुगत करके, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके, सही 1 नंबर। वास्तविक संवाद, संवाद माने विचार विमर्श, डायलॉग और वृत्तांत द्वारा, नैरेटिव्स, कहानियों के माध्यम से, डायलॉग, संवाद, भी सही। प्रयोगों के द्वारा, किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट करवा करके, लर्निंग बाय डूइंग करवा के, यह भी सही है, क्रियाशील करवा करके। विद्यार्थियों द्वारा दे उत्तर का मौखिक मूल्यांकन, मूल्यांकन मीन्स परीक्षा, मौखिक कह रहा है, क्यों? लिखित नहीं होता है क्या? इसलिए डी गलत, ए बी सी हमारा उत्तर, और यह मिल रहा है डी नंबर में, हमारा डी नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता, वही संदर्भानुकूलित करना, संदर्भ से जोड़ना, बच्चे की बाहरी जिंदगी से जोड़ना, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना, व्यवहारिक जिंदगी से जोड़ने का मतलब क्या होता है? क्या ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना सरल से जटिल होता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार कि मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, उदाहरणों से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सिखाना। और 4 नंबर, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थिति और विद्यार्थी के तत्काल वातावरण से, क्या? बाहरी जिंदगी से जोड़ करके, स्थानीय परिवेश से जोड़ करके। अब देखिए, आप कहिएगा ए बी सी, मैं कहता हूँ ए बी सी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, आप डी नंबर नहीं चुनिएगा, बड़ा विकल्प जो दमदार उत्तर है, तो डी नंबर ना होगा। यही तो तिलस्म है मेरे दोस्त, हमर भाई और बहिन जी, यही तो तिलस्म है सीटेट का। 2-4 गो ऑप्शन बड़ी बेजोड़, उसमें एगो बेजोड़ से बेजोड़ घपाक घपाक वाला चुनिए, नॉट लुसुर लुसुर, बात बुझे है, पुचकी है पुचका। डी नंबर उत्तर। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि उसे कैसे पढ़ाया जाए, मीनिंगफुल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, यदि उसे चर्चा में शामिल करवाया जाए। इर्द गिर्द यानी स्थानीय परिवेश, मातृभाषिक परिवेश, प्राकृतिक दुनिया, समूह कार्य ग्रुप में दीजिए, चर्चाएं आयोजित कीजिए, बहुत बेहतरीन विकल्प। प्रश्नोत्तरी, प्रश्न के उत्तरी यानी कि क्विज, कॉन्टेक्स्ट आयोजित किया जाए, इससे बेहतरीन तो इर्द गिर्द के परिवेश से जोड़ करके होगा। कहता है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया जाए, तो बताइए शिक्षक केंद्रित होती है क्या? टीचर के द्वारा। अब देखिए शिक्षक भी बताते हैं, शिक्षक से भी समझता है, लेकिन 1 नंबर अभी तक दमदार आ रहा है पाठ्य पुस्तक संसाधन के रूप में। अब देखिए इससे बेहतरीन तो हमारा एक्टिविटी, क्रियाविधि, देखिए ना आप, कहता है ग्रुप वर्क करवा करके, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनवा दिए, तो बच्चे आपस में समवयस्कों के माध्यम से सीखेंगे। यस, डिस्कशन करवा करके, डिबेट करवा के चर्चा में शामिल करवाना, ये सब तो बेहतरीन है। 1 नंबर नहीं लग रहा है आपको? 1 नंबर होगा ना, 1 नंबर। बच्चों को इर्द गिर्द समूह कार्य आयोजित करवाइएगा, इससे विषय पे अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग बच्चे का अलग अलग फीडबैक, नजरिया, दृष्टिकोण जानने का मौका मिलेगा, प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी में संवाद कौशल, डायलॉग वगैरह, संवाद करना, एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को सीखना के कौशल विकसित होंगे। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, द बेस्ट वाला? तो क्या हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप,
ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ट्रिप यानी स्थानीय परिवेश, चिड़ियाघर, लाल किला, क्षेत्र भ्रमण, नदी तालाब पोखर दिखलाने ले जाइए। स्कूल का पुस्तकालय, कहता है स्कूल लाइब्रेरी, इससे बेहतरीन तो एक ना होगा। ट्विटर, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, क्या वो लोग चलाना जानता है? हाँ, मल्टीमीडिया वगैरह। कहने का मतलब है ये तो देखा मोबाइल लैपटॉप सब में ना जी, ट्विटर फेसबुक। बच्चा यदि जीवंत लाइव यदि देखेगा, चल वस्तु देखेगा, तो बेहतरीन ना सीखेगा पशु पक्षियों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो एक नंबर ना होगा दोस्त बेहतरीन वाला विकल्प। बात को थोड़ा समझिए, मस्तिष्क में नचाइए प्रश्न को। बच्चा म्यूजियम देखेगा, संग्रहालय, जल निकाय, बाढ़ देखे देखिए जा करके महानदी वगैरह घुमाने यदि ले चले जाइए, हीरा कुंड बांध परियोजना, पार्क जाएगा, डिज्नीलैंड, संस्थान तरह तरह का भ्रमण करके ना सीखेगा बेहतरीन। इससे जो है ना अवसर भी मिल गया अवलोकन कौशल का। दीवार से बाहर यानी बाहरी जिंदगी से जोड़ दिया, चार दीवारी के बाहर कॉन्सेप्ट चला गया, तो गुणवत्ता बेहतरीन होगी किसकी? अधिगम की, सीखने की, लर्निंग की। इसीलिए एक नंबर। आइए 86 देखते हैं। 86 कहता है जल थीम। जल थीम, थीम है ना, 6 गो थीम है, तो संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। तो किसके माध्यम से इफेक्टिव रूप में सिखा सकते हैं? रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक आयोजित करवा करके, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, भाइयों बहनों आओ आओ जल बचाओ जल बचाओ, उधर से पुनीतिया बोली, उधर से फुलेसरा दूसरा चीज बोला, दूसरा लाइन बोला, जल नहीं तो कल नहीं, माने आने वाला कल नहीं। तो रोल प्ले से बेहतरीन सिखा सकते हैं। रियल डायलॉग ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन इनकरेज, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद, विचार विमर्श, चर्चा में शामिल होना, प्रोत्साहित करना। सही बात है। सी, भ्रमण आयोजित करके संरक्षित क्षेत्र, यानी कि अगल बगल का जो भी स्ट्रक्चर्ड फील्ड ट्रिप वगैरह, चिड़ियाघर, जो भी वो क्या बोलते हैं यार, वन क्षेत्र, फॉरेस्ट, साथ ही साथ जो है ना तरह तरह की परियोजनाएं हैं, सुंदर डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जैसे असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिखलाइए। ये सब संरक्षित क्षेत्र हैं, तो यहाँ भ्रमण करवाइए बच्चों को, तो बेस्ट ढंग से सीखेगा। अब कहता है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहना, बच्चा जानेगा तब तो निबंध लिख पाएगा उस पर। तो ए बी सी, अब ऐसे भी डी नंबर है ही नहीं कहीं पर, मतलब ए बी सी दमदार है, सी के साथ डी नहीं ना है किसी विकल्प में, तो एक नंबर ना होगा। ए बी सी द पॉजिटिव है, द बेस्ट वाले। अगला, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं वास्तविक घटनाएं? ओरिजिनलिटी, रियालिया यानी कि सचमुच की बातें, नॉट बनावटी। तो क्यों साहब? तो ये सीखने को एनरिचफुल, समृद्ध बनाने का स्रोत है, सोर्स है। बिल्कुल पॉजिटिव बात है। बच्चों को यदि आप पढ़ा रहे हैं प्रशांत महासागर, तो बच्चों को पहले वास्तविक चीज अगल बगल का नदी दिखलाइए, भ्रमण करवाइए, पोखर, तालाब, तो वास्तविक स्रोत होंगे ना, सीखने को गुणवत्तापूर्ण समृद्ध बनाएगा। ये सही। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण यानी कि कॉन्टेक्चुअल एनवायरनमेंट, प्रसंगानुकूल या संदर्भानुगत वातावरण बनाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रसंगानुकूल वातावरण भी सही। प्रसंगों से जोड़ के यानी दैनिक घटनाओं से जोड़ करके, दैनिक वस्तुओं से जोड़ के, प्रसंग से जोड़ के, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के। सी, वे पहले की परिचित घटना यानी कि अनुभव को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। परिचित घटना जो उनके अनुभवों से जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, प्री नॉलेज, प्री एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, और ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। सी सही विकल्प। ईवीएस के विषय के आसपास के शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। कहता है ईवीएस के लिए, ईवीएस के विषय आसपास के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। अरे कहता है ईवीएस के लिए आसपास की विषय वस्तु का ना संचालन कर सकते हैं।
ये तो आपका यह भी सही है, आसपास से जोड़िए, तब तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ABC का चुनाव कीजिए आप, डी नंबर विकल्प, ये डी नंबर विकल्प हो जाएगा। कहता है ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन, ईवीएस के विषय के, अच्छा विषय के, सब्जेक्ट के अराउंड कह रहा है, बाहरी जिंदगी, बाहरी दुनिया चार दीवारी के, उसके आसपास से जोड़ना चाहिए, लेकिन विषय के आसपास से जोड़ करके ये कहां तक 100% सही होगा। अब वैसे भी ऑप्शन नहीं मौजूद है, ABC आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट कहता है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, सीखने में सुधार करना है तो सीखने के लिए आकलन, क्या बताया था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पढ़ाने के दौरान ही बच्चों से क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, तो बच्चे जो भी त्रुटि करेंगे शिक्षक उसे सुधार देंगे। कहता है सीखने का आकलन, तो ये हुआ योगात्मक यानी बाद वाली प्रक्रिया, और ये नहीं होगा जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, जैसे वार्षिक परीक्षा, तो चैप्टर पढ़ा दिए, सिलेबस खत्म हो गया, अब जाकर के त्रुटि को सुधार कब करवाइएगा। अब तो योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट की बारी हो गई ना। कहने का मतलब सीखने के लिए आकलन, के लिए का मतलब बिफोर का प्रोसेस या ड्यूरिंग, और आफ्टर यानी के बाद का प्रोसेस, पढ़ाने के बाद सीखने का आकलन, इसीलिए का वाला नहीं लेना है, के लिए लेना है। कहता है सीखने के रूप में आकलन, बच्चे ने पढ़ लिया और खुद से खुद की जांच पड़ताल कर रहा है, तो त्रुटि को सुधार कौन करवाएगा, खुद से, इसलिए इसको भी नहीं लिया हमने। सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, औपचारिक स्थितियों से संबंधित, अनौपचारिक ढंग से सिखाना मतलब बाहरी दुनिया से जोड़ना, अनौपचारिक, यहाँ औपचारिक दे रहा है, किताबी कीड़ा, विश्वसनीय, ऑथेंटिक, प्रामाणिक, और मैंने बताया 99% केसेज में औपचारिक, विश्वसनीय, मानक, स्टैंडर्ड, इनका चुनाव ना करें उत्तर में, ऑप्शन न रहे तभी चुनना है। 1 नंबर उत्तर, सुधार करवाइएगा, बेहतर ढंग से सुधार होगा, तो कैसे होगा, सीखने में सुधार पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, छात्र के ना प्रदर्शन के मूल्यांकन के चरण में से एक होता है, प्रदर्शन के मूल्यांकन में या अधिगम प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य को एकत्र करता है, जो भी त्रुटियां होती हैं सुधार किया जा सकता है, यह अभिन्न अंग होता है, छात्र अध्ययन को सुगम बना देता है, छात्रों के अध्ययन, अधिगम को, लर्निंग को। सीखने के रूप में आकलन, इसको स्व आकलन कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, जैसे किताब वगैरह ढक करके भी आपने जो है ना खुद से जांच पड़ताल किया होगा कि मैं कितना जानता हूँ, देखते हैं, तो वहाँ गलतियाँ होंगी, तो सुधार कौन करवाएगा, आप खुद ही ना। तो उससे बेहतरीन तो शिक्षक या दूसरे समवयस्क यानी अधिगम के लिए आकलन। मैं मानता हूँ कि C नंबर द बेस्ट है सीखने के रूप में आकलन, इसे सेल्फ स्टडी वाला आकलन कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान टीचर जी महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ाए और उसी दौरान पूछ लिए क्वेश्चन वगैरह, तो के लिए आकलन हो गया। अब त्रुटि करेगा बच्चा तो शिक्षक सुधार करवा देंगे, तो सुधार पर आकलन क्वेश्चन में है 1 नंबर। नेक्स्ट, ईवीएस में सहपाठी आकलन, क्या पीयर का असेसमेंट, एक बच्चा दूसरे बच्चों के माध्यम से सीखता है, जैसे आपको टीचर ने गणित पढ़ाया, मैथ नहीं समझ में आया, आप दूसरे छंगूड़ी से, लुतनी से, दुखनी से, बबितिया से, सुनितिया, पुनितिया से, कजरैठा से पूछते हैं क्वेश्चन को, तो वो बताता है, बताती है, आप समझते हैं ना। तो सहपाठी से क्या हो गया आपका, मदद, और सहपाठी यदि आकलन करते हैं, टेस्ट ले, जांच पड़ताल, तो उसके बारे में बोल रहा है। 1 नंबर कहता है सीखने के रूप में आकलन है, सहपाठी देखिए आकलन कर रहा है, तो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा हमारा, होगा क्या, बिल्कुल होगा। सहपाठी यानी वो जितना जान रहा है, खुद का खुद से आकलन। B नंबर सीखने के बारे में आकलन यानी असेसमेंट अबाउट लर्निंग, असेसमेंट अबाउट लर्निंग, सीखने के बारे में आकलन, ये ऐसा वाला आकलन तो आपको हमने बताया भी नहीं, ना तो किताबों में पाया गया होगा। C नंबर सीखने के परिणाम का आकलन, रिजल्ट केवल देखना,
नहीं होगा। डी, सीखने का आकलन। का आकलन तो बाद की घटना है, 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ रहता सीखने के लिए आकलन, तो हम उसको भी मार देते, लेकिन यहाँ वह विद्यार्थी पढ़ा नहीं रहा है, वह जांच कर रहा है, टेस्ट ले रहा है आपका। नहीं बोलते हैं अरे पूछ तो हमको हमरा कितना याद हुआ है, तनी पूछ तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, यानी वो जितना जान रहा है। अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज अ लर्निंग। जो भी बच्चे अधिगम कर रहे हैं वे स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टि से देख करके, विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखकर स्वयं की कमी को जानने की कोशिश करते हैं। तभी तो आपने बोला कि रे पूछ तो हमको कितना पता है, तनी पूछ तो तुम, और उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते हैं। तो सहपाठी के आकलन अधिगम में फीडबैक प्रदान भी होता है ना, इसे सहपाठी आकलन कहते हैं। सीखने के रूप में आकलन होता है ये। तो केवल ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ओनली ए, केवल 1 नंबर मार देंगे। अगला और लास्ट कहता है ईवीएस के एक शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। कोई भी डिवाइस वगैरह, उपकरण वगैरह, टूल्स का प्रयोग करता है, जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के एक्टिविटी, गतिविधि को एकत्र करता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये कोई बात हुई भला? पोर्टफोलियो, यहाँ हमारा उत्तर पोर्टफोलियो, बी नंबर। पोर्टफोलियो क्या होता है यार? सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो विद्यार्थी द्वारा जो भी संपन्न कार्य होते हैं, उद्देश्य पूर्ण ढंग से व्यवस्थित संकलन करता है, विद्यार्थी के उत्तम प्रयास को दर्शाता है। विद्यार्थी के माने जो भी कार्य विधि है उसका संकलन, एक पोर्ट माने आसानी से धो सकने वाला, फोलियो फाइल, तो एक प्रकार का ऐसा फाइल जिसमें बच्चे की बाहरी गतिविधि, विद्यालय की बाहरी गतिविधि और विद्यालय के अंदर की गतिविधि का एक संकलन, लेखा जोखा होता है। बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, आज इतना सेलिंग हुआ, इतना जो है ना खपत हुआ, इतना हमने माल बेचा, उसका एक फाइल बनाता है। तो उसी प्रकार विद्यालय में एक निश्चित समय के दौरान बच्चों का लेखा जोखा का जो संकलन किया जाता है, उनके कार्य का, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो हमारा बी नंबर उत्तर बुझे दोस्त, देवता पितर लोग, माय स्वीट स्वीट रसगुल्लाज। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।